Hello, Assalamu alaikum, dear student. How are you? I hope you all will be fine and shine. This is me, Sir Farhad, और ये है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय सर फरहाद। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड कंसेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोग कंसेप्ट कैसे बनाएंगे, फिजिक्स में आप लोग कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, क्योंकि जहाँ पे भी आप लोग जाते हो, जिस एकेडमी में भी जाते हो, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही बात किया जाता है कि यहाँ पे कंसेप्चुअल फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जो है एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्चुअल फिजिक्स है या ये कंसेप्ट जो है ये कैसे कहते हैं। अगर कोई कहता है कि मैंने फिजिक्स को कंसेप्चुअली सीखा है, तो इस कंसेप्चुअल वर्ड का मतलब क्या है कि इसने कैसे सीखा है फिजिक्स। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो कंसेप्ट होता है फिजिक्स में या जो कंसेप्चुअल फिजिक्स होता है ये कैसे कहते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो इस टॉपिक को मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो है, एमडीकेट वाले जो स्टूडेंट है, या जिसने भी फिजिक्स किया हो, फिजिक्स पढ़ा हो, एमए सीबीएसई किया हो, तो अगर आप लोगों के साथ टाइम है तो ये मेरा वीडियो ज़रूर देखें, शायद कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों को हासिल हो जाए। ठीक है, तो आते हैं कि हाउ टू बिल्ड कंसेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में कंसेप्ट कैसे बनाया जाता है, फिजिक्स में कंसेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है। तो इसकी जो आंसर है, आंसर इस क्वेश्चन की वो ये है कि टू क्लियर द क्वेश्चन, टू क्लियर द क्वेश्चन that is why। जब भी आप चाहते हो कि मैं कंसेप्चुअल फिजिक्स सीखो, मेरा कंसेप्ट फिजिक्स में क्लियर हो जाए, तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर करना होगा और वो क्वेश्चन है वाई। वाई की वर्ड क्यों, वाई की मीनिंग है क्यों। तो जो क्यों की वर्ड है, जो वाई की वर्ड है, जो वाई की क्वेश्चन है, ये आपको फिजिक्स में क्लियर करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगह है फिजिक्स में, ऐसे टॉपिक है फिजिक्स में, ऐसे कंडीशंस आते हैं फिजिक्स में कि वहाँ पे अक्सर ये होता है कि वहाँ पे वाई का जो क्वेश्चन है वो एराइज हो जाता है। अब अगर आप वाई की जो आंसर है वो ढूंढ सकते हो, वो ढूंढ लाते हो, वो सर्च आउट करते हो, तो आपका जो कंसेप्ट है वो खुद बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस को, एक रिलेशन को तो पढ़ते हो, लेकिन उसमें जो वाई की क्वेश्चन जो बनता है उसको क्लियर नहीं करते, तो दिट इज नॉट द कंसेप्ट, ये फिर कंसेप्ट नहीं है। अब मैं इस वाई की वर्ड को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात यह कि फिजिक्स में ऐसी जगह भी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वाई की आंसर बहुत कम मिलता है हमें, लेकिन ऐसे कंसेप्ट, ऐसे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वाई की आंसर हमें चाहिए, और उस आंसर को क्लियर करके फिर हमें हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। मैं इस वाई की वर्ड को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th-10th में जो स्टूडेंट होता है उसने पढ़ा होगा, ये एफएससी में जो होता है इसने पढ़ा होगा कि जो सिंपल पेंडुलम होता है ना, सिंपल पेंडुलम, ये थोड़ा नोट कर लें, सिंपल पेंडुलम। तो आप लोगों ने ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि जो सिंपल पेंडुलम है उसमें जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड वो लेंथ ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ के डायरेक्ट होता है। सिंपल ये एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है ये स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फिक्स्ड और फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है,
और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसके साथ ये स्मॉल बॉब है। तो दिस इज द सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ए से बी तक और बी से अगेन ए तक, तो इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। और ये जो टाइम लेता है इसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लियर कट ये तो ठीक है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा और सिंपल पेंडुलम की लेंथ डिक्रीज करने से टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। मतलब लेंथ इंक्रीज करने से ये एक ऑसिलेशन को ज्यादा टाइम में कंप्लीट करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। और लेंथ की डिक्रीज करने से टाइम पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, मतलब तेज ऑसिलेशन ये कंप्लीट करेगा शॉर्ट टाइम में, ऑसिलेशन तेज करेगा ये सिंपल पेंडुलम। ये तो ठीक है। और हम भी इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि इसको इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, इसको डिक्रीज करने से ये डिक्रीज होता है। लेकिन क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज क्यों होता है? इंक्रीज तो होता है, वो तो ठीक है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ तो इंक्रीज किया आपने और टाइम पीरियड भी इंक्रीज हुआ, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड इंक्रीज क्यों होता है? दैट इज द क्वेश्चन व्हाई, कि व्हाई द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम। अब इस व्हाई को आपने सर्च करना है और इस व्हाई की आंसर को आपने ढूंढना है और इसको क्लियर करना है। दैट इज कॉल्ड कांसेप्ट ऑफ। लेकिन अगर आपने ये सिर्फ सीखा है कि लेंथ इंक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज टाइम पीरियड डिक्रीज, तो दैट इज नॉट द कांसेप्ट। ठीक है, तो वाई की आंसर यहाँ पे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि यहाँ पे क्यों है इस तरह। अब सोच ले, थोड़ा सोच ले, मैं दो सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे ड्रा करता हूँ, दो सिंपल पेंडुलम को यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, दो सिंपल पेंडुलम, और दो सिंपल पेंडुलम को ड्रा करता हूँ, लेकिन दो सिंपल पेंडुलम के जो लेंथ होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये मीन लाइन वाला लाइन हुआ, मीन पॉइंट वाला लाइन हुआ। यहाँ पे मैं एक सिंपल पेंडुलम ले रहा हूँ रेड वाला, दिस इज द रेड सिंपल पेंडुलम, या इसको आप लोग कह दे सिंपल पेंडुलम 1। और सिंपल पेंडुलम 1 की जो लेंथ है वो है L1, और इसके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे ये देखें, ये देखिए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और इसके इक्वल डिस्टेंस पर मैं दूसरा सिंपल पेंडुलम ले रहा हूं। यहाँ पे ब्लू कलर में ड्रा कर रहा हूं मैं, दिस इज द अनदर सिंपल पेंडुलम। अब अगर मैं इसको यहां से अटैच करूं तो ये इस तरह आएगा, देखिए ये इस तरह आएगा। दिस इज सिंपल पेंडुलम 2 और इसकी लेंथ L2 है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो L1 दिस इज लेस देन L2 और L2 दिस इज ग्रेटर देन L1। इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ से ज्यादा है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जो सिंपल पेंडुलम L1 है, एक सेम डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है। हम एम्पलीट्यूड का यहाँ पे रिलेशन नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे लेंथ और टाइम पीरियड की रिलेशन को हम देख रहे हैं। तो इस तरह एम्पलीट्यूड को आपने कांस्टेंट रखना है, सिर्फ लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करना है। अब सेम एम्पलीट्यूड पर सेम डिस्प्लेसमेंट पर अगर आप इसकी एंगल को देखें तो ये एंगल है, और अगर आप रेड सिंपल पेंडुलम की एंगल को देखें तो ये एंगल है। ठीक है, इट मींस कि जो थीटा 1 है ना, थीटा 1, दिस इज थीटा 1, L1 की थीटा 1, L2 की थीटा 2, जो थीटा 1 है दिस इज ग्रेटर देन थीटा 2। L2 ने जो एंगल बनाया है सिंपल पेंडुलम 2 ने, इसकी एंगल जो है वो कम है इस कंपेयर टू जो L1 सिंपल पेंडुलम ने एंगल बनाया है। अब यहाँ पे देखें, लेंथ की शॉर्ट होने से डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों की,
सेम डिस्प्लेसमेंट पर, सेम एम्पलीट्यूड पर लेंथ की शॉर्ट होने से जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाएगा और लेंथ की लॉन्गर होने पर जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहां तक समझ गए। अब यहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि जो वेट है, वेट के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट टेंशन के साथ कैंसिल आउट होता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ रहता है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। और आप लोगों को पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज इक्वल टू यहां पे mg sin थीटा के बराबर है, mg sin थीटा के। अब ये जो mg sin थीटा वाला फोर्स है ये एक्चुअल रिस्टोरिंग फोर्स है और इस फोर्स के थ्रू ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होता है अपने मीन पोजीशन के अराउंड। अब यहाँ पे देखें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये अगर हम देखें तो रिस्टोरिंग फोर्स और साइन थीटा ये एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्ट। अब अगर आप किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज करते हो सेम डिस्प्लेसमेंट पर, तो उसकी थीटा कम हो जाएगी और जो थीटा कम हो जाएगी तो ओवरऑल साइन थीटा भी कम हो जाएगा और साइन थीटा के कम होने से रिस्टोरिंग फोर्स ये भी कम हो जाएगा। और अगर आप सेम डिस्प्लेसमेंट पर किसी भी पेंडुलम की लेंथ को शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट लेंथ पे आप देखें यहाँ पे एंगल ज्यादा बन रहा है, तो एंगल ज्यादा बनेगा और अगर एंगल ज्यादा बनेगी तो ओवरऑल साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल साइन थीटा इंक्रीज होने से रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा। अब देखें रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन इन द सिंपल पेंडुलम न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये डायरेक्ट है। जिस सिंपल पेंडुलम पे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और एक्सेलरेशन ज्यादा होने से ये ऑसिलेशन तेज करेगा और जिस सिंपल पेंडुलम पे रिस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, वो ऑसिलेशन स्लो करेगा। अब देखें लेंथ के इंक्रीज करने से थीटा कम बनता है और थीटा कम होने से साइन थीटा कम हुआ और साइन थीटा कम होने से रिस्टोरिंग फोर्स कम हुआ और रिस्टोरिंग फोर्स कम होने से एक्सेलरेशन कम हुआ। एक्सेलरेशन कम होने से क्या हुआ, ये ऑसिलेशन स्लो हुआ और ऑसिलेशन स्लो होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, ज्यादा टाइम लेगा। तो लेंथ इंक्रीज करने से टाइम पीरियड क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करने से थीटा कम होता है और थीटा कम होने से रिस्टोरिंग फोर्स कम होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कम होने से एक्सेलरेशन कम होता है, एक्सेलरेशन कम होने से ऑसिलेशन स्लो हो जाता है और स्लो ऑसिलेशन होने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। और अगर आप लेंथ को शॉर्ट रखते हो तो शॉर्ट लेंथ पर एंगल थीटा इंक्रीज हो जाएगा और एंगल थीटा इंक्रीज होने पर ओवरऑल साइन थीटा इंक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल साइन थीटा इंक्रीज होने पर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और एक्सेलरेशन ज्यादा होने से ऑसिलेशन तेज होगा और तेज ऑसिलेशन शॉर्ट टाइम में कंप्लीट होगा, लिहाजा लेंथ को शॉर्ट करने पर टाइम पीरियड कम हो जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। अब आप लोग सिर्फ ये न समझे कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, बल्कि ये समझे कि ये क्यों है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, ये किस बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं कि दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज द कंसेप्ट इन द फिजिक्स। ठीक है, इस तरह सेकंड क्वेश्चन इसमें वाई की ये है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो अब जब किसी से आप पूछते हो कि टाइम पीरियड क्यों इंडिपेंडेंट है मास से, तो वो कहता है कि जो टाइम पीरियड की इक्वेशन है 2π/L/g, उसमें मास है ही नहीं, उसमें तो मास नहीं है। लेकिन है क्यों नहीं है उसमें, ये इंडिपेंडेंट क्यों है? तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा कि मास के इंक्रीज करने से रिस्टोरिंग फोर्स। पहले तो ये बात नोट कर ले कि सिंपल पेंडुलम में पॉइंट मास होता है, ठीक है, जो मास हम लेते नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्रैक्टिकली में आप देखें मास को, एक छोटा मास और एक बड़ा मास, उसकी आप कंपैरिजन कर ले तो मास के इंक्रीज होने से रिस्टोरिंग फोर्स तो बढ़ जाता है,
तो चाहेंगे तो ये था कि मास के इंक्रीज होने से रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होने से ऑसिलेशन तेज हो जाएगा और टाइम पीरियड को कम होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास के इंक्रीज होने से रिस्टोरिंग फोर्स तो बढ़ जाता है, लेकिन मास के इंक्रीज होने से बॉडी की एनर्शिया भी बढ़ जाती है। और एनर्शिया क्या है? अपोजिशन टू एक्सेलरेशन, अपोजिशन टू चेंज इन द मोशन और रेस्ट ऑफ बॉडी। तो इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स के इंक्रीज होने से इनर्शिया भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह इनर्शिया और रिस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। मतलब कि नेट जो ऑसिलेशन है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से तेज होना चाहिए, इनर्शिया की वजह से स्लो होना चाहिए। तो इस तरह नेट जो ऑसिलेशन है वही मेंटेन रहेगा और टाइम पीरियड मेंटेन रहेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा जो कंसेप्ट, दूसरा जो एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने अनसर्टेनिटी पढ़ी होगी। अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी में एक होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक होता है रिलेटिव अनसर्टेनिटी। और अनसर्टेनिटी के रूल में एक होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल और दूसरा होता है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन एंड प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन रूल। ये दो रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और प्रोडक्ट या क्वोशंट और प्रोडक्ट। अब यहां पे आप देख ले, जब हम दो वैल्यू को ऐड करते हैं या दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है उस आंसर में अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू जो हमने ऐड किया है या हमने सब्ट्रैक्ट किया है उसमें हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालते हैं और उन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा करके हमें टोटल अनसर्टेनिटी मिलता है रिजल्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एक है हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर प्लस दूसरा है हमारे पास 3.3 सेंटीमीटर। अब इसको जमा करके इससे जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए आपने इसमें अनसर्टेनिटी मालूम करना है, इसमें अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट वाले, इन दोनों को जमा करके ये टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगा रिजल्ट में। लेकिन अगर हम डिवीजन और प्रोडक्ट रूल में जाए तो हमने पढ़ा है डिवीजन और प्रोडक्ट रूल में कि यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा नहीं करना है। यहाँ पे जब दो वैल्यू को ए तकसीम बी करते हो या ए ज़रब बी करते हो तो इसमें परसेंटेज निकाले, इसमें परसेंटेज निकाले और इससे जो रिजल्ट आता है इन दोनों को जमा करके उस रिजल्ट में ये टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो जाएगी। या इसमें परसेंटेज निकाले, इसमें परसेंटेज निकाले, इन दोनों को ज़रब करके जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के सम के बराबर होता है। मेरा शॉर्टकट मतलब यह होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट और डिवीजन में हम परसेंटेज प्लस परसेंटेज करते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि सर रूल तो है लेकिन यहां पे हम एब्सोल्यूट क्यों नहीं करते, यहां पे हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज क्यों जमा नहीं करते, ये परसेंटेज पे हम क्यों जाते हैं? तो दैट इज व्हाई क्वेश्चंस। अब यहां पे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये इसलिए हम जमा करते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम उन फिजिकल क्वांटिटीज का करते हैं जिनका ऐसा यूनिट सेम हो। अब अगर क्वांटिटी के ऐसा यूनिट सेम है तो उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ऐसा यूनिट सेम होंगे। तो इस तरह सेम यूनिट वाले जो क्वांटिटीज है उसको हम जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिवीजन और प्रोडक्ट में आ जाए, जैसा कि फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस को हमने ज़रब किया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप मुख्तलिफ क्वांटिटी को ज़रब कर सकते हो या डिवीजन डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरह अगर हम इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को देंगे तो वो एम्पेयर में आएगा और इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओहम में आएगा। अब अगर हम यहाँ पे वोल्टेज में अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए इन दो की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एम्पेयर में है, इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओहम में है, एम्पेयर और ओहम हम नहीं कर सकते। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे ऐसे अनसर्टेनिटी में जाएंगे जो कि यूनिटलेस बने, और यूनिटलेस दो किस्म की अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज। अब आपने क्या करना है, पहले या तो परसेंटेज को निकालना या फ्रैक्शनल को, उसके बाद एक दूसरे को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसके ऐड होने से, क्योंकि ये यूनिटलेस है तो यूनिटलेस क्वांटिटी आप जमा कर सकते हो और इस प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो इस तरह डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा किया जाता है, जबकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में
एब्सोल्यूट को जमा किया जाता है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एब्सोल्यूट इसलिए नहीं किया जमा जा सकते क्योंकि एब्सोल्यूट के मुख्तलिफ यूनिट होते हैं और मुख्तलिफ यूनिट वाले अनसर्टेनिटीज हम जमा नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों ने पढ़ा है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये F/x के बराबर है। स्प्रिंग कांस्टेंट के F/x के बराबर है। F इज द फोर्स, X इज द एक्सटेंशन एंड द स्प्रिंग। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, दूसरा स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। अब अगर इन दो स्प्रिंग को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल जो K इक्विवेलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज, स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगी। अब दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट होने पर ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये क्यों डिक्रीज होता है? ये तो हम कहते हैं कि डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डिक्रीज क्यों होता है? ये आप लोग मुझे आंसर दे दें कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करने पर स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज क्यों होता है। ये के इक्विवेलेंट की इक्वेशन आप लोग लेकिन इक्वेशन लिखने से नहीं, कंसेप्चुअली मुझे बताया कि व्हाई द स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम डिक्रीजेस व्हेन 2 or 3 स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, यहां तक काफी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट कैसे बनता है फिजिक्स में। ओके, थैंक यू।